अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जी.एम. कुरैशी। तो आज हम बहुत ही अहम बीमारी यानी डेंगू फीवर के बारे में तफसील से बात करेंगे। और हालिया बारिशों में इजाफे की वजह से और हमारी बेहतियाती की वजह से डेंगू के बहुत से केसेस वार्ड्स के अंदर आ रहे हैं और इसकी इलाज के लिए और इसकी तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ़ हस्पतालों के अंदर अलग से सेंटर्स भी कैम कर दिए गए हैं। तो इसकी जो हमारे पास डेंगू है उसकी इब्तदाई अलामात क्या होती हैं और किन टेस्टों की बुनियाद पर इसकी तशख़ीस की जाती है, इसकी वजह से होने वाली पेचीदगियाँ क्या हैं और इसका जो इलाज क्या है मुनासिब और कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें अपना कर हम इस बीमारी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम तफसीलन चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो है ना लोगों का फ़ायदा हो और जो पेशेंट्स हैं उसकी जान बच सके। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डेंगू फीवर है क्या। तो डेंगू फीवर एक किस्म का एक वायरस का इन्फेक्शन है जो एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने की वजह से होता है, जिसे हम एडीज़ एजिप्टाई कहते हैं। और ये मच्छर जो है ना एक ख़ास फैमिली जिसे हम फ्लैवीविरिडाई फैमिली कहते हैं उससे ताल्लुक़ रखता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये इन्फेक्शन कैसे होता है। सबसे पहली चीज़ ये है तो ये इन्फेक्शन सबसे पहले जो हमारे पास कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है जो पहले से डेंगू जो वायरस हमारे पास होता है उसका शिकार होता है, तो जब एक मच्छर जो है एडीज़ एजिप्टाई उसको कट करता है यानी कि उसको काटता है, बाइट करता है, तो वो जो हमारे पास वायरस है वो मच्छर के अंदर आ जाता है और जो यानी उसके ब्लड के अंदर उसी सर्कुलेशन के अंदर वो घूमता रहता है। तो 2 से 4 दिन के अंदर जो है ना इसे हम पीरियड कहते हैं वेरीमिया, यानी कि वो वायरस जो है ना उसके ब्लड के अंदर चला जाता है, इन्फेक्शन फैलाता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तकसीम होता रहता है, वो अपनी तादाद बढ़ाता है। और फिर जो ये एडीज़ एजिप्टाई है ये मच्छर किसी जब सेहतमंद इंसान को काटता है तो अपने जो सलाइवा है उसके ज़रिए से जो हमारे पास वायरस है वो उसकी जो सेहतमंद शख्स है उसके ब्लड के अंदर चला जाता है। और दो से तकरीबन या 4 से 12 जो डेज़ का पीरियड होता है जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, तो उस दौरान जो है ना ये अपनी तादाद को बढ़ाता रहता है और इस दौरान अलामतें जो है ना वो शुरू हो जाती हैं। और इंसान को जो सबसे पहली जो चीज़ है वो है फ़ीवर, वो बुखार के साथ जो पेशेंट हमारे पास पेश होता है। तो इस बीमारी के बेसिकली जो है ना वो 3 फेजेस होते हैं। अगर हम इसकी अलामतों की बात करें किन बुनियादों पे हम इसको बीमारी को जल्द पकड़ सकते हैं, तो वो क्लिनिकल साइन सिम्टम्स होते हैं जो हम देखते हैं वो 3 फेजेस के अंदर हमने डिवाइड किया है। पहला फेज़ जो है ना हमारे पास होता है फिब्राइल फेज़, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें जनरलाइज जो है ना पेन होता है बॉडी के अंदर और उसके साथ साथ जो है ना तेज़ बुखार होता है, 104 तक भी जा सकता है। और इसके बाद जो है ना बुखार के साथ साथ जोड़ों में दर्द, इसलिए इसका दूसरा नाम हम कहते हैं ब्रेक बोन फीवर, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार के नाम से इसे हम जानते हैं। तो इसके बाद जो है ना वोमिटिंग भी हो सकती है और इसके साथ जो है ना सर में दर्द भी हो सकता है। तो ये हमारे पास फीवर वाला फेज़ होता है। एक बात यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि जो हमारे पास फिब्राइल फेज़ होता है उसमें आपके जो है ना बाईफेजिक पैटर्न होता है, यानी कि आपका जो फीवर है वो मतलब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो है ना 1 से 2 दिन के बाद वो दोबारा से फीवर स्टार्ट हो जाता है, इसे कहते हैं बाईफेजिक पीरियड। तो उसके साथ फिब्राइल फेज़ के अंदर आपको रैशेज़ भी हो सकते हैं, जिस्म पे दाग धब्बे हो सकते हैं, पट्टी कियाई यानी छोटे छोटे डॉट के साइज़ के जो है ना वो आपके ऊपर रैशेज़ भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास अलामतें होती हैं। तो सेकंड फेज़ हमारे पास जो होता है ना वो क्रिटिकल फेज़ होता है। ये फेज़ जो है ना इसमें अब फीवर जो है ना वो सेटल हो जाता है, तो फीवर के ख़त्म होने के 1 से 2 दिन के बाद ये फेज़ स्टार्ट होता है। और इस दौरान क्या होता है कि जो हमारी छाती है और उसके साथ साथ जो हमारा पेट है उसमें पानी जमा होना शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि इन्फेक्शन के दौरान जो हमारे पास होती है जो खून की नालियाँ हैं उसकी जो परमिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वहाँ से फिर लीकेज होती है और जो फ्लूइड है वो ब्लड की जो खून की नालियाँ हैं वहाँ से होकर जो हमारे दूसरे अज़ा हैं जैसे फेफड़े हो गए और जो पेट हो गया तो वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ साथ जो है ना ब्लीडिंग भी हो सकती है
जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से, जैसा कि जो खुराक की नाली है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। तो यही इसकी जो हमारे पास डेंगू फ़ीवर है, यही इसकी पेचीदगी हैं, जिसे हम डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर भी कहते हैं। यानी कि वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, पटिकियाई बन सकते हैं। तो ये सेकंड फेज़ हमारे पास होता है। अगर हम मज़ीद इसकी इसी पेचीदगी को लेके चलें, जिसमें जो है ना सेकंड फेज़ के दौरान जब फ्लूइड लीकेज की वजह से हमारे खून की नालियों के अंदर जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है, और इस फ्लूइड की कमी की वजह से जो सप्लाई है खून की जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में वो कम हो जाती है। तो इसे हम एक कम्प्लिकेशन का नाम देते हैं, सीवियर कम्प्लिकेशन होती है डेंगू फीवर की, जिसे हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम का नाम देते हैं, डेंगू शॉक का नाम देते हैं। तो ये 5% जो केसेस हैं जो डेंगू के, उसमें देखने को मिलता है, और ये उन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा कम्प्लिकेट होता है जिसमें जो सेकेंडरी इन्फेक्शन जिनमें होता है, इनके दोबारा से जो है ना वो इन्फेक्शन होता है, तो उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये शॉक जो है ना मज़ीद कम्प्लिकेट होके इससे बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो ये मोस्ट सीवियर कम्प्लिकेशन होती है डेंगू फीवर की। अच्छा, इसमें जो लास्ट फेज़ होता है वो हमारे पास रिकवरी फेज़ होता है। अब रिकवरी फेज़ में जो तमाम पेचीदगियाँ थी वो फिर सेटल होना शुरू हो जाती हैं। जो आपका जो लीकेज हुई थी फ्लूइड की, वो दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाता है फ्लूइड। तो उसकी अलामात अगर देखी जाएँ तो उसमें आपको जो है ना ख़ारिश यानी इचिंग हो सकती है, आपकी जो दिल की धड़कन है वो कम हो सकती है। उसके बाद जो है ना ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद अगर ये दिमाग के ऊपर भी इसकी वजह से जो फ्लूइड ओवरलोड की वजह से प्रेशर बढ़ सकता है, जिसमें आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो कम हो सकता है, और आपको जो है ना इस दौरान झटके वगैरह भी लग सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसकी जो है ना अलामात की बात हो गई। अगर हम इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो हम इनिशियल ब्लड टेस्ट कराते हैं, जो कि हमारे जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो कम हो जाएंगे। उसके बाद हमारे जो इसके बाद जो प्लेटलेट्स हमारे हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं इस बीमारी के अंदर। तो इसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया वगैरह ये तमाम होता है। और इसके बाद जो हमारे पास चीज़ होती है वो ये है कि जो बॉडी है उसके अंदर फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, जैसे एसाइटिस कहते हैं हम। उसके बाद लंग्स के अंदर शुरू हो जाता है, जिसे प्लूरल डिफ्यूजन कहते हैं। तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। और इसके बाद जो है ना हम इसमें जो प्रोटीन्स है उसकी कमी हो जाती है, जिसे हम हाइपो एल्बुमिनिया कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास टेस्ट होते हैं, इसमें जो इनिशियल टेस्ट होते हैं उसमें डेंगू स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिसमें IgG और IgM इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा जो है NS1 एंटीजन, ये भी टेस्ट होता है। इसके अलावा क्योंकि ये लीवर को भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है, तो उसमें ALT और जो AST है उसका लेवल भी बढ़ सकता है, उसके लिए भी हम टेस्ट करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना हम PCR भी करवा सकते हैं। तो ये टेस्ट हैं जो कि हम डेंगू फीवर की जो तशख़ीस है उसके लिए करते हैं। इसके अलावा जो WHO है उसने भी इसकी डायग्नोसिस के लिए क्राइटेरिया बनाया है, जिसमें तेज़ बुखार के साथ साथ इन दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। वो क्या चीज़ हैं, उसमें हमारे पास जो है ना एक तो रैशेज़ हो सकते हैं, और उसके बाद पेन के साथ साथ जो WBCs काउंट है वो कम हो सकता है। इसके बाद जो टॉर्निक्वेट टेस्ट है वो पॉजिटिव होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास जो है ना वोमिटिंग और नाज़िया का होना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ हमारे पास जो वार्निंग साइंस हैं वो अगर पॉजिटिव आते हैं तो हम इससे कहते हैं कि डेंगू फीवर जो है ना वो पॉजिटिव है। तो वार्निंग साइन में क्या हो सकता है, वार्निंग साइन में आपके एब्डोमिनल पेन हो सकता है। उसके बाद कंसिस्टेंट या फिर हम परसिस्टेंट जो है ना वो वोमिटिंग हो सकती है। और इसके बाद जो है ना रैशेज़ हो सकते हैं। और उसके बाद जो है ना आपको क्या हो सकता है, डिस्निया हो सकता है। और जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं वो जो गिल्टियाँ हैं वो निकल सकती हैं। इसके अलावा जो है ना डायरिया हो सकता है। डायरिया के अलावा हमारे पास जो है ना वो सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, और ये अगर दिमाग पर असर करे तो उससे हमारे पास ड्रोजीनेस भी हो सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी मैनेजमेंट होती है। तो अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो जो डेंगू फीवर है इसका कोई स्पेसिफ़िक इलाज नहीं है। कोई स्पेसिफ़िक हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स नहीं है जो इसको ट्रीट कर सके। और जो इसकी कई ममालिक के अंदर जो है ना जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन इतनी वो इफ़ेक्टिव नहीं है।
और अनलकली जो है ना हमारी कंट्रीज़ के अंदर इसके अगेंस्ट कोई भी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो इसका जो तमाम का तमाम ट्रीटमेंट है वो हमारे पास कंजर्वेटिवली होता है। तो वो हम फेज़ के अतबार से करते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट फेज़ है, फेब्राइल फेज़ है, तो उसमें अगर फ़ीवर है तो सिंपल हम पैरासीटामोल दे के, और अगर वोमिटिंग के साथ है तो वोमिटिंग की अगेंस्ट हम जो मेडिसिन है वो दे के और साथ फ्लूइड्स वगैरह दे के, तो इसको हम फ़र्स्ट फेज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और फर्स्ट फेज़ अगर हमारे पास कंट्रोल हो जाता है मोस्टली, तो हम इन्फेक्शन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर ये फेज़ आगे बढ़ता है, क्रिटिकल फेज़ में जाता है, तो उसमें फिर हमें उसकी जो क्लिनिकल जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो देख के और कंडीशंस देख के हमने फिर जो है ना वो एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो वहाँ पे जो है ना डिफरेंट फिर नर्सिंग केयर स्टार्ट हो जाती है, वहाँ की थेरापी अलग सी है। तो उसमें हम सिंपल जो है ना एक तो फ्लूइड रिससिटेशन करते हैं, क्योंकि इसमें शॉक का ख़तरा होता है फ्लूइड लीकेज की वजह से। तो हम डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड्स देते हैं, आईवी फ्लूइड्स भी देते हैं, और ओरल फ्लूइड्स के लिए भी हम इसको पेशेंट्स को इनकरेज कर रहे होते हैं अगर वोमिटिंग ना हो तो। तो दूसरी चीज़ हमारे पास जो होती है वो हमारे पास जो होती है ना वो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट्स, जो कि इस बीमारी के अंदर कम हो जाते हैं। जैसा कि FFPs हम लगाते हैं, और पैक्ड RBCs हम लगाते हैं, होल ब्लड लगा रहे होते हैं। उसके बाद हम इसमें क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो हम प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ कर रहे होते हैं, यानी हमने सिम्टोमेटिक चलना होता है। और जो तीसरी चीज़ हमारे पास होती है वो ऑक्सीजन थेरेपी भी हम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें डिस्निया हो सकता है क्योंकि अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर जाए बीमारी। और उसके बाद जो है ना एंड पे हम जो करते हैं वो इनोट्रोप्स दे सकते हैं, जिसमें कार्डिक सपोर्ट है, डोपामीन, डोपाटामीन हो गई, एपिनेफ्रीन हो गई, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन ऑफ द पेशेंट और कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज़, ये तमाम चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो मेन चीज़ होती है वो हमारे पास होती है प्रिवेंशन, यानी कि कैसे इन तमाम चीज़ों से हम बीमारी से बच सकते हैं। तो वो है एहतियात जो आपने करनी है। उसमें ये है कि पहली चीज़ ये है कि जो हमारे पास मॉस्किटो है, मच्छर, उसकी जो पलने की जो चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट है, उसको हमने ख़त्म करना है। उसमें क्या चीज़ है, जब बारिशों के बाद जो है ना वो मुख्तलिफ़ जगहों पे पानी जमा हो जाता है। उसके बाद जो गमले हमारे पास हैं पौधों के, और जो वाटर टैंक्स हैं, इसके बाद जो वाटर कूलर्स हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात हम जो है ना वो परिंदों को पानी रखने के लिए हम प्लेट्स वगैरह में या किसी बर्तन में पानी जमा कर देते हैं, वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो ये तमाम चीज़ें, टायर्स हो गए, ठीक है, इनमें पानी जमा हो जाता है बरसात के बाद। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी आपने क्या करनी है, वहाँ से पानी को आपने रिमूव करना है ताकि वहाँ पे मच्छर की अफजाइश ना हो। तो पहली चीज़ हमने क्या करना है, मच्छर की जो अफजाइश है उसको रोकना है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है कि जो अगर मच्छर पैदा हो भी गया तो उससे फिर हमने कैसे बचना है। तो उसमें हम जो है ना एक तो एहतियाती तदबीर कर सकते हैं कि जो मच्छर है डेंगू, वो जो सुबह के टाइम है, तलू के टाइम सूरज के, उस वक्त हमारे पास ज़्यादा काटने के चांस होते हैं। इसके बाद जो असर के बाद का टाइम होता है, तो इन टाइम में मच्छर के चांसेस काटने के ज़्यादा होते हैं। तो इस दौरान आपने क्या करना है, जो बच्चों को और जो खुद भी पूरे लिबास अपने पहने, ताकि जो मच्छर हैं वो आपको ना काट सकें। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ हम कर सकते हैं वो ये है कि हम जो है ना वो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जालियों का। और चौथी चीज़ इसमें ये है कि हम जो है ना वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाज़ार में जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स के, वो मच्छर भगाने के लिए। इसके बाद हम तेल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मच्छर हमारे जिस्म तक ना पहुँचें और ना काट सकें। तो ये तमाम चीज़ एहतियाती तदाबीर हैं जिसकी वजह से हम जो है ना जो डेंगू फ़ीवर है उससे भी बच सकते हैं। इसके अलावा जो अगर फ़ीवर आपको इस किस्म की इन्फेक्शन हो जाता है तो आपने अपने डॉक्टर से रजू करना है ताकि वो आपकी जल्द अज जल्द तशख़ीस कर सके और इसका मुनासिब इलाज हो सके। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे दोस्तों तक ये पहुँच सके और उनका भी फ़ायदा हो सके। सो थैंक यू सो मच।